हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी जीडी का 6 फरवरी के थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 6 फरवरी के थर्ड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि सांझी पर्व मुख्य रूप से जो है ये कहाँ पर मनाया जाता है। तो देखिए, सांझी पर्व की बात कर ले तो ये जो आपका मुख्य रूप से हरियाणा, दिल्ली, कुरु प्रदेश, ब्रज प्रदेश, मालवा, निमाड़, राजस्थान और गुजरात, इन क्षेत्रों में जो है ये आपका सांझी पर्व जो है आपका मुख्य रूप से मनाया जाता है। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर सांझी पर्व की बात कर ले तो ये जो आपका देवी पूजा का जो एक प्रमुख पर्व है, जो कि आपका मुख्यतः नवरात्रि के त्यौहार में जो ये आपका मनाया जाता है। और ये जो आपका कई स्थानों पर ये जो आपका भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन मास की अमावस्या तक जो है इस त्यौहार को जो वो मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा था कि नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी का जो प्रावधान है ना, ये किस अनुच्छेद में है। तो देखिए, डीपीएसपी का जो प्रावधान है ना, ये आपका अनुच्छेद 36 से 51 तक है। और अगर भाग की बात कर ले तो देखिए, डीपीएसपी का जो वर्णन है ना, ये आपका भाग 4 में जो वो किया गया है। तो अनुच्छेद 36 से 51 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो ये आपके आयरलैंड देश के संविधान से लिए गए हैं। इसके अलावा अगर मौलिक अधिकार की बात कर ले तो देखिए, मौलिक अधिकार का जो वर्णन है ना, ये आपका भाग 3 में और अनुच्छेद आपका जो है 12 से 35 तक जो है आपके मौलिक अधिकार का वर्णन जो वो किया गया है। इसके अलावा अगर फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य की बात कर ले तो देखिए, मौलिक कर्तव्य का जो वर्णन है ना, ये आपके भाग 4A में किया गया है। और अगर अनुच्छेद की बात कर ले तो देखिए, मौलिक कर्तव्य का जो वर्णन है ये आपका अनुच्छेद 51 के क्लोज ए में जो वो किया गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। तो देखिए, वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्य है ना, ये आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और 10 जो मौलिक कर्तव्य थे ना, ये आपका जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जो कि आपका 1976 में हुआ था। और इसके द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर हमारे संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य को जो वो जोड़ा गया था। और 11वां जो मौलिक कर्तव्य है ना, ये आपके 86वें संविधान संशोधन जो कि आपका वर्ष 2002 में हुआ था। और इसके माध्यम से जो है 11वां मौलिक कर्तव्य को जो वो जोड़ा गया था। और मौलिक कर्तव्य का जो प्रावधान है ये किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये से आपका यूएसएसआर यानी इसका जो नाम होता है वो आपका सोवियत संघ होता है। और वर्तमान में इसका नाम जो वो रूस है। तो रूस देश के संविधान से जो है ये आपका मौलिक कर्तव्य का प्रावधान जो वो लिया गया है। और मौलिक अधिकार का जो प्रावधान है ना, ये आपके यूएसए देश के संविधान से लिया गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि 1993 में भारत ने जो फुटबॉल मैच जीता था ना, जो फाइनल मैच जीता था, ये जो है कहाँ पर आयोजित किया गया था। जहाँ पर ऑप्शन में आपका पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया और श्रीलंका जो वो दिया गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 1993 में भारत ने जो फुटबॉल मैच जीता था ना, ये जो आपका लाहौर पाकिस्तान में आयोजित किया गया था। तो लाहौर पाकिस्तान आपका करेक्ट आंसर होगा। और भारत ने इस मैच में जो किसको हराया था। तो देखिए, यहाँ पर जो आपका उप विजेता रहा था ना, ये आपका श्रीलंका देश रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बात कर ले 1995 का जो आपका फुटबॉल मैच हुआ था, ये आपका कोलंबो में आयोजित किया गया था। और जिसका जो विजेता रहा था ये आपका श्रीलंका देश रहा था। और उप विजेता जो ये आपका भारत देश रहा था। वहीं अगर 1997 का अगर आपसे पूछ ले तो ये आपका काठमांडू नेपाल में आयोजित किया गया था। और इसका जो विजेता देश है ये आपका हमारा प्यारा भारत जो है वो रहा था। और उप विजेता जो ये आपका मालदीव रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि इनमें से कौन सा अनुच्छेद जो है समाज के गरीब और कमजोर वर्ग के लिए मुफ्त विधिक सहायता जो वो प्रदान करता है। तो देखिए, ये जो आपका अनुच्छेद 39A है ना, यह जो आपके समाज के गरीब और कमजोर वर्गों की मुफ्त विधिक सहायता जो ये प्रदान करता है। और सभी के लिए जो ये आपका न्याय सुनिश्चित भी जो वो करता है। तो अनुच्छेद 39A आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और जिनका भी आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है, डीपीएसपी का आप सारे आर्टिकल को जो वो जरूर देख लीजिए। और इससे पहले मैं डीपीएसपी का सारे आर्टिकल भी जो आपको जिक्र कर चुका हूँ, तो प्रीवियस वीडियो को भी जो आप देख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सिंधु नदी को ऋग्वेद में जो ये क्या कहते हैं। तो देखिए सिंधु नदी को ऋग्वेद में जो है ये आपका सिंधु ही कहा गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऋग्वेद में जो है सिंधु नदी को जो है ना ये आपका सबसे महत्वपूर्ण नदी जो वो बताया गया है, और ऋग्वेद में सिंधु नदी का जो जिक्र है ना ये आपका सबसे ज़्यादा बार जो वो किया गया है। इसके अलावा सिंधु नदी से जुड़े कुछ और अगर बातों को जान ले, जैसे कि सिंधु नदी को प्राचीन भारतीय संस्कृत में जो है ये आपका सिंधु जो वो कहा जाता है। वहीं अगर फारसियों की बात कर ले तो देखिए सिंधु नदी को फारसियों के लिए जो है ये आपका हिंदू या फिर हंडू जो है वो कहा जाता था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि सिंधु नदी को जो है तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए सिंधु नदी को तिब्बत में जो है ये आपका सिंगी खम्बम या फिर शेर का मुंह के रूप में जो है इसे जाना जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि किस भारतीय नृत्यांगना को जो है पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण ये तीनों ही पद्म पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किया जा चुका है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके यामिनी कृष्ण मूर्ति है ना इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किया गया है। तो यामिनी कृष्ण मूर्ति आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर यामिनी कृष्ण मूर्ति की बात कर ले तो ये किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो ये आपके भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों शास्त्रीय नृत्य शैली से जो ये संबंधित है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और इन्हें आपका वर्ष 1968 में जो है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2001 में जो इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, और वर्ष 2016 में जो है इन्हें पद्म विभूषण से भी जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि सिम्बायोसिस या सहजीवन की जो प्रक्रिया है ना ये आपका किससे संबंधित है। तो देखिए सिम्बायोसिस या फिर सहजीवन की जो प्रक्रिया है ना ये आपके बायोलॉजी यानी जैव विज्ञान, इसके अलावा इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी से जो ये आपका संबंधित है। तो बायोलॉजी और इकोलॉजी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सिम्बायोसिस यानी सहजीवन दो अलग अलग प्रजातियों के जीवों के बीच पारस्परिक रूप से लाभदायक संबंध है, और इस संबंध में जो है जीव एक दूसरे से मदद लेते हैं और एक साथ जो वो कार्य करते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सिम्बायोसिस जो है ये आपका ग्रीक भाषा के दो शब्द से मिलकर बना है, और जिसमें आपका सिम का जो मतलब होता है ना ये आपका साथ होता है, और बायोस का जो मतलब होता है ना ये आपका जीवित होता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि ओबीसी के लिए आरक्षण के जो प्रावधान है ना ये संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो वो बनाए गए हैं। तो देखिए ओबीसी के लिए आरक्षण के जो प्रावधान है ना ये आपके अनुच्छेद 15 के क्लोज 4 और इसके अलावा अनुच्छेद 15 के क्लोज 5 और अनुच्छेद 16 के क्लोज 4 में जो है ये आपका ओबीसी के लिए आरक्षण के प्रावधान जो वो किए गए हैं। तो अनुच्छेद 15 का क्लोज 4, इसके अलावा 5 और अनुच्छेद 16 का क्लोज 4 भी जो है ये आपका जो वो करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अनुच्छेद 15 की बात कर ले तो इसमें आपका कहा गया धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध जो वो किया जाएगा। ये जो आपका अनुच्छेद 15 में कहा गया है। अनुच्छेद 16 की अगर मैं बात कर लूँ तो इसमें आपका बताया गया कि सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता प्रदान करना, ये जो आपका अनुच्छेद 16 में बताया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद जो है मौलिक अधिकारों से जो है आपका संबोधित करते हैं। तो देखिए मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है ना ये आपका अनुच्छेद 12 से 35 तक जो वो किया गया है, और किस भाग में तो ये आपका भाग 3 में जो वो किया गया है। तो अनुच्छेद 12 से 35 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में यानी 7 सिस्टर यानी 7 बहनों में जो है यहाँ पर न्यूनतम जनसंख्या नहीं पूछा गया था, सबसे कम जो आपका लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर जो है ना ये किसका रहा था। तो ऐसे तो सभी को पता है कि जो आपका सबसे कम जो साक्षरता दर है ये आपका बिहार राज्य का रहा था, लेकिन यहाँ पर 7 सिस्टर्स यानी 7 बहनों के बारे में जो वो पूछा गया था। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 7 सिस्टर किन किन राज्यों को कहते हैं। तो देखिए 7 सिस्टर जो है ना मैं आपको बता दूं कि असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, ये 7 राज्यों को जो है ना ये आपका 7 सिस्टर्स जो वो कहा जाता है। और इनमें से सबसे कम अगर साक्षरता दर की बात कर ले तो देखिए इनमें जो सबसे कम साक्षरता दर है ना ये आपका अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश के ओवरऑल अगर लिटरेसी रेट की बात कर ले 2011 की जनगणना के अनुसार तो ये आपका 65.38% रहा था, जिसमें अगर पुरुष साक्षरता दर की बात कर ले तो ये जो आपका पुरुष साक्षरता दर जो है ना ये आपका 72.55% रहा था। और अगर महिलाओं की साक्षरता दर की बात कर ले तो देखिए महिलाओं का जो साक्षरता दर है ना ये आपका 57.70% रहा था। तो आपका अरुणाचल प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो देखिए मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था ना, ये बृहदत्त था। और बृहदत्त की जो हत्या ये किसके द्वारा किया गया था, तो इनके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो इनकी हत्या किया गया था। और पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो है इनकी हत्या करने के बाद शुंग वंश की स्थापना जो वो किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो बृहदत्त आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले बृहदत्त का जो शासन काल है ये कब से कब तक रहा था, तो ये आपका 187 से लेकर 180 ईसा पूर्व तक जो है इन्होंने जो वो शासन किया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि पंडित रविशंकर का संबंध किससे है। तो देखिए पंडित रविशंकर की बात कर ले तो ये जो आपके सितार वाद्यंत्र से संबंधित है। तो सितार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए पंडित रविशंकर जी को जो है 1999 में जो है इन्हें भारत रत्न से भी जो वो सम्मानित किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपके वाद्यंत्र से संबंधित पर्सनैलिटीज का नाम जो है हर शिफ्ट में जो आपका पूछा जा रहा है। तो एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूं, क्योंकि यहाँ से आपके लगातार हर शिफ्ट में जो है 1 से 2 प्रश्न जो वो पूछे जा रहे हैं। तो देखिए MS सुब्बुलक्ष्मी को जो है ये आपके कर्नाटक शास्त्रीय गायक से संबंधित है और इन्हें 1998 में जो है संगीत के रूप में पहला जो आपका भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा पंडित रविशंकर जो पूछा गया था तो सितार वाद्यंत्र आपका करेक्ट आंसर होगा। बिस्मिल्लाह खान के बारे में पूछा जाए तो ये जो आपके शहनाई वादक हैं और इन्हें आपका 2001 में जो है भारत रत्न से जो वो सम्मानित किया गया था। पंडित भीमसेन जोशी की बात कर ले तो ये जो आपके हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है और इन्हें आपका 2008 में जो है भारत रत्न से जो वो सम्मानित किया गया था। संतूर वाद्यंत्र में अगर बात कर ले तो देखिए पंडित शिव कुमार शर्मा, भजन सोपारी, इनका जो संबंध है आपका संतूर वाद्यंत्र से है। बांसुरी वादक की बात कर ले तो हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, ये जो आपके बांसुरी वाद्यंत्र से संबंधित है। तबला वादक की बात कर ले तो जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा, साबिर खान, पंडित किशन महाराज, पंडित ज्ञान प्रकाश घोष, ये जो आपके तबला वाद्यंत्र से संबंधित हैं। सरोद वाद्यंत्र की बात करें तो अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, अमजद अली खान, बुद्धदेव दास गुप्ता, ये जो आपके सरोद वाद्यंत्र से संबंधित है। शहनाई वादक की बात करें तो देखिए बिस्मिल्लाह खान, कृष्णाराम चौधरी, अली अहमद हुसैन, ये जो आपके शहनाई वाद्यंत्र से संबंधित है। सितार वाद्यंत्र की बात करें तो देखिए पंडित रविशंकर, शाहिद परवेज, बुद्धादित्य मुखर्जी, अनुष्का शंकर, इन सभी का जो संबंध है ये आपका सितार वाद्यंत्र से है। सारंगी वादक में आपके आ जाते हैं शकूर खान, पंडित राम नारायण, रमेश मिश्रा, सुल्तान खान, ये जो आपके सारंगी वाद्यंत्र से संबंधित है। वीणा वादक की बात करें तो देखिए वीणा वादक में आपके अयंकिरी श्याम सुंदरम, दोरई स्वामी अयंकर, इनका जो संबंध है आपका वीणा वाद्यंत्र से है। रुद्र वीणा में आपके जिया मोहिउद्दीन डागर आ जाते हैं। यहाँ पे आप थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। रुद्र वीणा में आपके जिया मोहिउद्दीन डागर आ जाते हैं। असद अली खान, ये जो आपके रुद्र वीणा से संबंधित है। मोहन वीणा की बात कर ले तो देखिए पंडित विश्व मोहन भट्ट, ये जो आपके मोहन वीणा से संबंधित हैं। अगर वायलिन वादक की बात कर ले तो इसमें आपके सुश्री गोपाल कृष्ण, श्रीमती M राजन, NR मुरलीधरन, M चंद्रशेखरन, विजय जोग, इसके अलावा लालगुड़ी जयरामन, इनका जो संबंध है ये आपका वायलिन वादक से है। घटम में आपके TH विनायक राम, EM सुब्रमण्यम, ये जो आपके घटम से संबंधित है। मृदंगम में आपके KB प्रसाद, SV राजा रॉय और उमल्यापुरम शिवरामन, इनका जो संबंध है ये आपका मृदंगम से है। U श्रीनिवास का जो संबंध है ये आपका मैंडोलिन से है। तोताराम शर्मा का जो संबंध है ये आपका पखावाज से है। अन्नपूर्णा देवी का जो संबंध है ये आपका सूरबहार से है। ब्रजभूषण काबरा का जो संबंध है ये आपका गिटार वाद्यंत्र से है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन जो आपका हरित क्रांति से पूछा गया था, एग्जैक्टली प्रश्न तो बच्चों द्वारा मुझे नहीं मिल पाया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हरित क्रांति उस अवधि को जो आपका संदर्भित करती है जब भारतीय कृषि को आधुनिक तरीके और प्रौद्योगिकी जैसे कि उच्च उपज वाले किस्म के बीज, सिंचाई सुविधाएं, कीटनाशकों और उर्वरकों के उपयोग के कारण एक औद्योगिक प्रणाली में जो ये आपका परिवर्तित जो हरित क्रांति के दौरान ही जो है ये आपका किया गया था। इसके अलावा हरित क्रांति के बारे में कुछ और अगर बातों को जान ले, जैसे कि MS स्वामीनाथन को जो है भारत में हरित क्रांति का जनक जो वो माना जाता है। और HY जो सीड्स है ना, यानी बीज जो है ये आपके प्रोफेसर नॉर्मन बार्लो के द्वारा जो है इसे जो आपका विकसित किया गया था और इसे विकसित करने के तौर पर ही जो है इन्हें 1970 में जो है आपका नोबेल शांति पुरस्कार से भी जो वो सम्मानित किया गया था। इसके अलावा हरित क्रांति शब्द का जो प्रयोग है ना, ये सर्वप्रथम विलियम गॉन्ड ने जो वो किया था और नॉर्मन बार्लो को जो है ये आपका विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जो वो जाना जाता है। और भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत ये कब हुआ था, तो ये आपका 1966-68 में हुआ था और इसमें जो आपका खाद्यान्न उत्पादन में जो है सबसे ज़्यादा वृद्धि जो वो देखने को मिला था। और बेसिकली अगर बात कर ले तो गेहूं उत्पादन और चावल उत्पादन में जो आपका सबसे ज़्यादा वृद्धि जो वो देखने को मिला था। और विशेष रूप से जो है ये आपका पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों में जो है वो देखने को मिला था। तो इनमें से जो भी आपका पूछा गया होगा मैंने सारा पॉइंट जो है यहाँ पर कवर कर दिया है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि सानिया मिर्जा जो है ये आपका किस खेल से संबंधित है। तो देखिए सानिया मिर्जा की बात कर ले तो ये आपका टेनिस से संबंधित है। और टेनिस में भी जो आपका दो तरह का होता है, एक आपका लॉन टेनिस होता है और एक आपका टेबल टेनिस होता है। तो ये जो आपका लॉन टेनिस से संबंधित है तो लॉन टेनिस आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सानिया मिर्जा ने जो है आपको जो है पूर्व विंबलडन चैंपियंस भी जो ये रही थी। और ये आपका 2002 के बाद जो है 2022 के बाद जो है इन्होंने टेनिस से जो वो संन्यास लेने की घोषणा भी जो वो कर दिए थे। इसके अलावा इन्होंने जो है यानी टेनिस जो आपका सानिया मिर्जा थी ना, ये 2005 में WTA सिंगल्स खिताब जीतने वाली जो है ये पहली भारतीय भी जो वो बनी थी। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। और इन्हीं से मिलता जुलता एक और आपका नाम है सानिया नेहवाल के बारे में। तो देखिए जब सानिया नेहवाल के बारे में पूछा जाना तो ये आपका किससे संबंधित है, तो ये आपका बैडमिंटन खेल से संबंधित है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित स्थानों में से किसे राजस्थान का मैनचेस्टर जो वो कहा जाता है। तो देखिए राजस्थान का जो मैनचेस्टर है ना, ये भीलवाड़ा को जो वो कहा जाता है। तो भीलवाड़ा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य पूछा गया था, वही शायद आपका 7 सिस्टर का जो आपका साक्षरता दर वाला पूछा गया होगा। तो ऐसे में नॉलेज के लिए आपको बता दूं कि भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला जो राज्य है ना 2011 की जनसंख्या के अकॉर्डिंग ये आपका सिक्किम राज्य है। तो सिक्किम आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य अगर पूछा जाए तो ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य है। और सेकंड स्थान पे कौन सा राज्य है, तो देखिए आपका महाराष्ट्र राज्य है। और तीसरे स्थान पे जो ये आपका पश्चिम बंगाल राज्य है। और देखिए ये तो आपका जनसंख्या के अकॉर्डिंग हो गया। भारत में अगर पूछा जाए कि क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो फिर आपका गोवा राज्य होगा। और क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा राज्य अगर पूछा जाए तो फिर आपका राजस्थान राज्य हो जाएगा। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि बाई वाट नेम वाज सतलज रिवर नन इन ऋग्वेदा, यानी ऋग्वेद में सतलज नदी को जो है ये किस नाम से जो वो जाना जाता था। तो देखिए ऋग्वेद में सतलज नदी को जो है ये आपका सुतुद्री के नाम से जो वो जाना जाता था। तो सुतुद्री आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर सतलज नदी की बात कर ले तो देखिए सतलज नदी जो है ना ये आपका सिंधु नदी की जो है ये आपका एक प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। और ये जो आपका कहाँ से निकलता है, तो देखिए ये जो आपका तिब्बत से निकलता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। और ये जो आपका किस दर्रे से होकर जो है भारत में प्रवेश करती है, तो ये आपका सिपकीला दर्रे से होकर जो है ये आपका भारत में प्रवेश करती है। इसके अलावा सतलज नदी का जो उद्गम है ना ये आपके दक्षिण पश्चिम तिब्बत में समुद्र तल से 4600 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से जो इसका उद्गम जो वो होता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका भाखड़ा नांगल बांध का जो निर्माण है ना ये आपके सतलज नदी पर ही किया गया है। इसके अलावा इंदिरा गांधी जो आपका नहर का भी जो निर्माण है ना ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका सतलज नदी पर ही स्थित है। और प्राचीन यूनानी जो है इसे आपका जराद्रोस भी जो वो कहते थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए सतलुज नदी का पूछा गया तो आगे के शिफ्ट में यहाँ से आपका प्रश्न बनेगा कि भारत के प्रमुख नदियों का प्राचीन नाम जो वो पूछा जाएगा। तो देखिए भारत के यहाँ पर इधर आधुनिक नाम आपका दे दिया गया है, जैसे कि घग्गर, रच्छी और चित्ता का जो है प्राचीन नाम क्या था, तो ये आपका सरस्वती या फिर जो है ये आपका दृश्यवती था। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। सिंध का जो प्राचीन नाम था ये आपका सिंधु था। रावी का जो आपका प्राचीन नाम था ना ये आपका पुरुषनी था। सतलज का तो मैंने आपको बता दिया जो कि आपका पूछा गया था। सतुद्री जो है ये आपका सतलज का जो ये आपका प्राचीन नाम था। व्यास का अगर प्राचीन नाम पूछा जाए तो ये आपका बिपाशा था। कुर्रम का अगर आपसे पूछा जाए प्राचीन नाम तो ये आपका कुब्रू है। काबुल का अगर पूछा जाए तो ये आपका कुबा है। झेलम का अगर प्राचीन नाम पूछा जाए तो इसका जो प्राचीन नाम था ये आपका वितस्ता था। चिनाव का जो आपका प्राचीन नाम था ना ये आपका अस्किनी था। गंडक का जो प्राचीन नाम था ना ये आपका सदा नीरा था। गोमल का जो प्राचीन नाम था तो ये आपका गोमती था। स्वात का जो प्राचीन नाम था ये आपका सुवास्तु था। इसके अलावा सोहन का जो प्राचीन नाम था ये आपका सुसोमा था। मरुवर्मन का जो प्राचीन नाम था ना ये आपका मरुवृद्धा था। इसके अलावा घग्गर की जो प्राचीन नाम था वो आपका द्विशदती था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, यानी राष्ट्रीय महिला आयोग के जो है वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग की जो स्थापना है ना ये आपका 31 जनवरी 1992 को जो वो किया गया था। और इस आयोग की जो पहली प्रमुख थी ना ये आपके जयंती पटनायक थी। और 19 अक्टूबर 2024 तक जो है ये आपके विजय किशोर रहाटकर जो है इसकी जो वो अध्यक्ष है। तो वर्तमान में अगर बात कर ले राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो ये आपका विजय किशोर रहाटकर जो है वो वर्तमान में अध्यक्ष है। तो विजय किशोर आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये कितने नंबर की अध्यक्ष है, तो ये 9वें नंबर की अध्यक्ष है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि द सेकंड 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया वाज प्रपोज्ड बाय, यानी भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है ये किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो देखिए भारत की जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है ना, ये पीसी महालनोबिस के द्वारा जो ये आपका प्रस्तावित किया गया था। तो पीसी महालनोबिस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों की शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा जो है ये कौन सा अनुच्छेद जो वो देता है। तो देखिए ये जो आपका अनुच्छेद 46 है ना, ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों का बढ़ावा जो वो देता है। तो अनुच्छेद 46 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अनुच्छेद 47 की बात कर ले तो देखिए राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए कदम उठाएगा और नशीले पेय तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक लगाएगा। ये जो आपका अनुच्छेद 47 में जो वो कहा गया है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हु इज़ द करंट चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी भारत के वर्तमान में जो है बाल विकास मंत्री कौन है। तो देखिए भारत के जो वर्तमान में महिला एवं बाल विकास जो मंत्रालय की जो वर्तमान मंत्री है ना, ये आपके अन्नपूर्णा देवी है। तो अन्नपूर्णा देवी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर बात कर ले तो आत्मा शब्द का जो विलोम शब्द पूछा गया था, तो देखिए आत्मा शब्द का जो विलोम शब्द होता है ना, ये आपका परमात्मा होता है। तो परमात्मा आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अन्य विलोम शब्द की बात कर ले, जैसे कि ईमानदारी का जो विलोम शब्द होता है ये आपका बेईमानी होता है। सदाचारी का जो विलोम शब्द है ना, ये आपका दुराचारी होता है। स्वर्ग का जो विलोम शब्द है ये आपका नरक होता है। और दयालु का जो विलोम शब्द है ना, ये आपका निर्दयी होता है। और सुख का विलोम शब्द अगर पूछा जाए तो देखिए सुख का जो विलोम शब्द होता है ना, ये आपका दुख होता है। इसके अलावा ठंड शब्द का विलोम शब्द भी पूछा गया था। तो देखिए ठंड शब्द का जो विलोम शब्द होता है ये आपका गर्म होता है। गंगा का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं, ये पूछा गया था। तो देखिए गंगा के अगर पर्यायवाची शब्द की बात कर ले तो देखिए भागीरथी, देव नदी, मंदाकिनी, देवपगा, इसके अलावा सुरसरिता, विष्णुपदी, इसके अलावा स्वर्गापगा, त्रिपथंगा और यहाँ पर जनवी, गंगोत्री, ये सभी जो होते हैं ना, ये आपके गंगा के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो इनमें से आपका 3 तो ऑप्शन में दिया गया था। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन होगा ना, वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका नहीं जो वो पूछा गया है। इसके अलावा आपके हर शिफ्ट में जो है 5 जो है वो गद्यांश से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले थे, जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और इसी तरह एसएससी की पल पल की अपडेट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।